जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न जीएस मतलब जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न मैथ है, और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। ठीक है ना। और शाम को 7 बजे मैथ का आप लोगों का स्पेशल मैथ का क्लास आएगा। ठीक है ना। जिन लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग मैथ में कुछ भी नहीं आता है, उन लोगों के लिए शाम को 7 बजे मैथ का स्पेशल क्लास आएगा, तो उसका आप लोग इंतजार करना। ठीक है ना। कल आप लोग फीडबैक दिए थे, बहुत सारे लोग बोले थे कि अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, आप 50 प्रश्नों का मतलब पूरा का पूरा टेस्ट लेकर आओ। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट लेकर आओ। तो इसलिए मैं पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री युवा मामले में और खेल मंत्री कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड एक प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना। वर्तमान में कौन क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको फौजी बनना है, फौजी बनने का सपना है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह, नीतीश जयराम गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री युवा मामले में और खेल मंत्री कौन है। इसमें कई प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका अनुराग ठाकुर हो जाएगा। अनुराग ठाकुर इज राइट आंसर। कुछ साथी लोग कमेंट किए थे कि जो राइट आंसर है उस पर आप बड़ा ट्रिक लगाया करो, तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों का बात मान लिया। ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ठीक है ना। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में भारत का सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है, सड़क परिवहन मंत्री नीतीश जयराम गडकरी है। ठीक है ना। नीतीश जयराम गडकरी इज राइट आंसर। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में भारत के जैसे खेल मंत्री सिर्फ पूछेगा, इतना नहीं रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका अनुराग ठाकुर ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि असम के राज्यपाल कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा ना, तो फिर आप हमसे बोलना। ठीक है ना। मैं खुद पेपर पास किया हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि हर राज्य के राज्यपाल के बारे में, हर राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, हर राज्य के राजधानी के बारे में जरूर एक प्रश्न पूछता है। यहाँ पर असम का राज्यपाल पूछा गया है, तो आपके पेपर में ना असम के जगह पर मतलब कोई भी राज्य दे सकता है, मध्य प्रदेश दे सकता है, उत्तर प्रदेश दे सकता है, आंध्र प्रदेश दे सकता है, मतलब कोई भी राज्य दे सकता है। तो पूरे राज्य के राज्यपाल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। असम के राज्यपाल कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा, गुलाब चंद कटारिया, एस अब्दुल नजीर और पी एस श्रीधरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। असम के जो राज्यपाल है ना, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम के राज्यपाल कौन है, तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया है। पूछ देगा असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। ठीक है ना। पूछ देगा कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल पूछेगा तो एस अब्दुल नजीर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हो जाएगा। पूछ देगा कि गोवा के राज्यपाल कौन है, तो गोवा के राज्यपाल कौन है, गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और गोवा का राजधानी कहाँ पर है, गोवा का राजधानी पणजी है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गोवा का राजधानी कहाँ पर है, गोवा का राजधानी पणजी है। ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। श्रीनगर, कवारती, दमन और पोर्ट ब्लेयर। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, ठीक है ना। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर का राजधानी कहां पर है, श्रीनगर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। वहां से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो पूछ देगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होता है। दमन एवं दीव का राजधानी पूछ देगा तो आपका दमन हो जाएगा, ठीक है ना। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब यहां पर ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ लिखा गया ना, मैं बार बार आप लोगों से बोलते रहता हूं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हाफ काट में मैं पता है क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि यूएनओ, ठीक है ना। यही है यूएनओ जो मैं बोलता हूं बार बार ना, वही है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, ठीक है ना। विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी। दिमाग में बैठा लेना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष आपका विजय लक्ष्मी पंडित थी। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, बार बार पूछा जाता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ। तो यूएनओ का स्थापना कब हुआ, आपका यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूएनओ का स्थापना हुआ। तो ये भी आप लोग अपने कॉपी में छाप लो। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 8 मई, 1 मई, 15 जनवरी और 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। अब दिवस से एक प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी के पेपर में, तो दिवस के बारे में मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूं। अभी मार्च का महीना चल रहा है और जितना बार मैं वीडियो बनाता हूं, जितना बार मैं प्रश्न लाता हूं, हर बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि मार्च में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया है। जैसे आपका 4 मार्च हो गया, तो 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। आप लोग अपने कॉपी में लिखते चलो, ठीक है ना। 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगर 8 मार्च का पूछ देगा तो 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अगर 23 मार्च पूछ देता तो 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया, ठीक है ना। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया। आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर बोला गया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। देखो ये जो शहीद दिवस मैं आप लोगों को बताया हूं ना, इसको लेकर परेशान नहीं होना। शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। मतलब उधर 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी नथुराम गोडसे जी के द्वारा। तो ऑप्शन में 30 जनवरी रहता है, 23 मार्च नहीं रहता है, तो वो भी शहीद दिवस होता है। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई, अंग्रेजों द्वारा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। तो मतलब इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर 1 मई दिया है, यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था
कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। पूछ देगा कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, या पूछ देगा कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, जिसे हम लोग आर्मी डे भी बोलते हैं। ठीक है ना, आप सभी लोग आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। इसका राइट आंसर विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? निम्न में से, निम्न मतलब मैं आप लोगों को कल बताया था, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते रहना है क्योंकि ये सारी चीजें आगे बहुत काम आएंगी। ठीक है ना, निम्न मतलब होता है नीचे। ठीक है ना, निम्न मतलब होता है नीचे। निम्न में से प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ, यहाँ पर दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, आप लोग कर लेना, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। उसके बाद से आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना यहाँ पर हो जाएगा, और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर कर लेना, रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। देखो रौनक भाई, पहलवान भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक किया है, और रौनक भाई उसी तरह से कॉपी पेस्ट यहाँ पर मार दिया है, तो ये सब रौनक भाई किया है। ठीक है ना, पहलवान भाई गलती किया है तो रौनक को सुधार लेना चाहिए, लेकिन नहीं सुधारा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ये जो हॉकी दिया है ना, मतलब पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, अगले बार ही पूछा गया था, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। अभी मैं आप लोगों को कल ही बताया था, कल या परसों में आप लोगों को बताया था, नहीं कल ही बताया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर जी को जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर जी को जाना जाता है। ठीक है ना, देखो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह के बारे में पूछ देता है, माइकल फेल्प्स के बारे में पूछ देता है, जो मैं आप लोगों को कल बताया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विजय घाट, शक्ति घाट, राजघाट और शांतिवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट है। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट है। एक ट्रिक मेरे दिमाग में चल रहा है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर शक्ति घाट लिखा गया है ना, और यहाँ पर इंदिरा लिखा गया है। इंदिरा मतलब जैसे मतलब यहाँ पर पुरुष नहीं है, ठीक है ना, महिला है। इंदिरा गांधी लिखा गया है, तो इंदिरा गांधी मतलब महिला लोगों के पास काफी ज्यादा शक्ति होता है। आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है ना, वो लोग कुछ भी कर देती हैं। तो यहाँ से आप लोग याद रखना, जब भी इंदिरा गांधी आएगा तो जान जाना कि मतलब जब भी इंदिरा गांधी का समाधि स्थल के बारे में आ जाएगा तो जान जाना कि मतलब शक्ति घाट जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गिद्धा व भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्धा व भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो गिद्धा व भांगड़ा है ना, ये पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गिद्धा व भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, खान अब्दुल गफ्फार खान, समुद्रगुप्त और लोकमान्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है, ठीक है ना। ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को जाना जाता है, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर पर मैं लंबा सा ट्रिक लगा दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे, ठीक है ना। ब्लैक गांधी तो आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना वरना फिर फौजी नहीं बन पाओगे। कई लोगों का मतलब लास्ट उम्र है, लास्ट एज है, तो मेरे भाई सीरियस होकर पढ़ाई करना है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। और लोकमान्य किनको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी जो आपका जैसे जीके का प्रश्न समाप्त होगा, जीएस का प्रश्न समाप्त होगा, तो जो मैथ का प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा ना, 15 को मैथ का प्रश्न आएगा जो ना, तो वो शिवम सर कराएंगे, ठीक है ना। और शिवम सर वही आज मैथ का प्रश्न लेकर आएंगे जो मतलब मेरे एप्लीकेशन में जो मॉक टेस्ट है, जो लोग जैसे 49 रुपया परचेज करके मॉक टेस्ट लिया है, तो जो पहला वाला मॉक टेस्ट है ना, तो उसमें जो 15 को मैथ है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मैथ का सॉल्यूशन नहीं है, तो वही सारा मैथ है यहाँ पर मैं फ्री में यूट्यूब पर करा रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ करा रहा हूँ। और हर चैप्टर से उसमें प्रश्न लिए गए हैं, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है ना। तो मैथ का क्लास छोड़कर आप लोगों को भागना नहीं है। मैथ के बाद फिर मैं आऊँगा रीजनिंग का 5 को प्रश्न लेकर, ठीक है ना। और रीजनिंग में धुआं कर देंगे, टेंशन ना लो, बस जुड़े रहो, टाइम बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर मतलब बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को आप मतलब मैं आप लोगों को जैसे आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, ठीक है ना। सब विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर विश्व में बोला गया है, भारत में नहीं बोला गया है, ठीक है ना, विश्व में बोला गया है। तो विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा, ठीक है ना। चीन इज राइट आंसर। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश आपका चीन है। अगर भारत में पूछ देगा तब क्या करोगे? भारत में पूछ देगा तो झारखंड के तरफ धनबाद पड़ता है, झारखंड में ही, ठीक है ना। तो उधर मतलब सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर राज्य दे देगा ना तो फिर झारखंड ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो, लिम्पोपो और डेन्यूब और नाट, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर नाट मैं पढ़कर और बोल देता हूँ इनमें से कोई नहीं, तो इसको लेकर आप लोग जैसे ये नहीं सोचना कि यहाँ तो ये ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है। नॉन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, तो वो मैं बोल देता हूँ। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो हो जाएगा, ठीक है ना। लिम्पोपो इज राइट आंसर। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कल्पना चावला की मृत्यु किस यान में हुई? कल्पना चावला की मृत्यु किस यान में हुई? कोलंबिया, बस्तोक, अपोलो, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है ना। कल्पना चावला की मृत्यु किस यान में हुई? तो कोलंबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। संडे के दिन मतलब अगले संडे को पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना, पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा, तो फिर आप लोग के सामने ये प्रश्न आएगा, तो गलती नहीं करना। नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि नील
आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी हैं? जापान, भारत, अमेरिका और रूस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो नील आर्मस्ट्रांग थे ना, ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के निवासी थे। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं, 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं। अब जीएस के तरफ चलते हैं। और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना। कुछ लोग कल पता है क्या बोले थे? कल मेरा क्लास थोड़ा लेट से आया तो बोले थे भाई इतना लेट क्यों कर देते हो, मैं सुबह से बैठकर इंतजार करता हूँ। तो जब आप लोग ऐसा बोलते हो ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है मेरे भाई। चलो कोई तो है जो हम लोग के क्लास का इंतजार कर रहा है मेरे भाई। लेट इसलिए हो जाता है, जैसे आपका जब वीडियो बनता है ना तो मेरे पास नेट का उतना सुविधा नहीं है, मेरे गांव में वो नेट नहीं आता है। मेरे बागीचे में जहां आप लोग का क्लास हो रहा है ना, मतलब इम्पॉसिबल है यहाँ पर जैसे इस तरह का सेटअप करना, मतलब बहुत खतरनाक बात है मेरे भाई। मतलब कोई सोचेगा तो फिर सोचेगा नहीं यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन खतरनाक चीज़ को भी हम लोग आसान बना लेते हैं। आप लोग को पता होगा तो मैं जहाँ पर रहता हूँ, जिस बागीचे में रहता हूँ, यहाँ पर 5G नहीं पकड़ता है, नेट नहीं पकड़ता है। जैसे ही आप लोगों का क्लास होता है तो मैं अपने घर से काफ़ी दूर जाता हूँ, बाइक लेकर जाता हूँ, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर जाता हूँ, उधर मैं नेट पकड़वाता हूँ, तब जाकर आप लोगों का क्लास अपलोड करता हूँ। उधर ही क्लास अपलोड करके तब मैं घर आता हूँ, तब दातुन वातुन करता हूँ, ठीक है ना। 10-12 बज जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि बस वैसे सब कुछ हो जाता है मेरे भाई। दिन रात 24 घंटा बस मेहनत करते रहते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इसमें अभय भाई, मतलब पहलवान भाई और रौनक भाई जैसे मेहनत करते हैं सब। मैं तो क्वेश्चन लिख कर दे देता हूँ, ये लोग पूरा PDF तैयार करके और इस तरह से सारी चीज़ों को कर देते हैं। और आप लोगों के सामने अब ये जो लाइव मतलब चल रहा है ना, ये सब रौनक का देन है, पहलवान का देन है। कभी हम लोग रात रात को सोचा करते थे यार, मतलब स्टूडियो रहता तो बहुत बढ़िया रहता। और देखो मतलब सब कुछ हो गया, बहुत जल्द लाइव भी आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि रौनक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोला कि लाइव आना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत जल्द लाइव आएंगे भाई। करना तो है, मतलब लाइव भी करना है, ठीक है ना। जब सोच लिया है तो करना है। ने अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि प्रथम पुष्पीय पादप है, तो प्रथम पुष्पीय पादप कौन सा है? जिम्नोस्पर्म, पपीता, थैलोफाइटा और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पुष्पीय पादप है, इसका राइट आंसर जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न पूछ देता है, अगले बार पूछ दिया गया था कि एक लिंगी पादप है, मतलब एक लिंगी पादप है तो वो पपीता उसका राइट आंसर था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? आपका यस हो गया, एफ हो गया, पी हो गया और डी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पी हो जाएगा, ठीक है ना। पी इज राइट आंसर। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। अगले बार पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लो, 2023 में GD में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नाइलॉन, रेयान, टेरिलीन और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नाइलॉन हो जाएगा, ठीक है ना। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नाइलॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नाइलॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन का अस्थायी अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और आपका सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का अस्थायी अपरूप क्या होता है? तो कार्बन का अस्थायी अपरूप ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। कार्बन का अस्थायी अपरूप क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। देखो यार एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ इसका PDF आप लोगों को शायद 2-3 दिन से नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूरा का पूरा स्टूडियो बनाने में जैसे काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगा दे रहा हूँ। काफ़ी लोगों का जैसे एप्लीकेशन में जो लोग परचेज कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो जल्दी से मैं उन लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। तो वो लोग भी नाराज हो जा रहे हैं कि भाई कैसा एप्लीकेशन है, ये है वो है, मैं यूनी इंस्टॉल कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलने लग रहे हैं सब। तो मतलब ऐसे करके बोलने लग रहे हैं सब। तो बस टाइम की वजह से मेरे भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भाई हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, उसमें से कोर्स ले और उसको कोई प्रॉब्लम आए। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे भाई। मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, जब फ्री में यहाँ पर पढ़ाता हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत करके क्वेश्चन बना करके, तो फिर
फिर मैं क्यों चाहूँगा कि जो लोग पैसा दे रहे हैं तो उन लोगों के साथ कुछ मिस्टेक हो। बस टाइम की वजह से जब टाइम मिल रहा है तो जितने लोगों का प्रॉब्लम आया है, मेरे व्हाट्सअप पर मैसेज आ रहा है, तो फिर उन लोगों के प्रॉब्लम को मैं देख ले रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, आप लोग लिख लो जो लोग नहीं लिखे हो, ठीक है ना। 79 054, उसके बाद से 69 और 515, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि इनकमिंग कॉल बंद है, ठीक है ना। बस व्हाट्सअप पर मैसेज कर पाओगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है ना। और खास करके जितने लोग मेरे नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो तो उसमें मतलब अपना जैसे ID पासवर्ड बना के या 99 रुपया का कोर्स परचेज किए हो या 49 रुपया का कोर्स परचेज किए हो या फ्री वाले से पढ़ रहे हो, मतलब कोई भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। कमेंट करके बता देना, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, जब टाइम मिलेगा तो मैं देख लूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एक असिस्टेंट रख लो वो सब देखने के लिए, तो मेरे भाई अभी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। असिस्टेंट रखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बस रौनक भाई पेपर का तैयारी कर रहा है ना, जैसे ही इसका तैयारी समाप्त हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों का कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सारा चीज़ संभाल लेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका प्रश्न है कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की खोज किसने की? मुल्डर, लुई पास्चर, अरस्तु, वर्जिलियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की, ठीक है ना। प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केचुए का उत्सर्जी अंग है, केचुए का उत्सर्जी अंग है आपका वृक्क हो गया, मेला पीघी हो गया, मेल पीघी नालिका और त्वचा और नेफ्रिडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? तो केचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है त्वचा का रंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्वचा का रंग किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और मेलानिन कार्टिसाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो त्वचा का रंग है ना वो मेलानिन से बना होता है। अब देखो हम लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले होंगे, तो फिर उन लोगों का जो रंग है मतलब वो कैसे बना होता है? मेलानिन से, ठीक है ना, भूलना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? टिटनस, पोलियो, रेबीज और पेचिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका रेबीज हो जाएगा, ठीक है ना। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? फटाक से इस प्रश्न को उड़ा दो, ठीक है ना। फटाक से इस प्रश्न को उड़ा दो, क्योंकि मैं कितना बार बताया हूँ मुझे खुद नहीं पता है, मैं भूल गया हूँ कि मैं इस प्रश्न को कितना बार बताया हूँ। आप लोगों को भूलना नहीं है। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है ना। पहला इज राइट आंसर। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। काश मैं लाइव पढ़ाता और आप लोग कमेंट करते और मैं यहाँ पर पूरा LED लगा देता, आप लोगों के कमेंट को देखता, मज़ा आता ना, बहुत मज़ा आता। टेंशन ना लो, सब होगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को इस चैनल के बारे में लोगों को बताते रहना है कि भाई एक ऐसा चैनल है, अगर आप आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो वहाँ एक हफ्ते पढ़ के देखना, वहाँ पर जो कुछ भी आपको बताया जाएगा वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक में याद हो जाएंगी, सिर्फ वीडियो देख देख कर। बस ऐसे आप लोगों को एक दूसरे को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है। फिर देखना मेरे भाई, कुछ लोग बोलते हैं ना गांव में रहकर कुछ नहीं कर पाते हैं, गांव वाले लड़के कुछ नहीं कर पाते हैं, देखना पूरा हंगामा मचा देंगे, ठीक है ना। जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत जैसे सोचते हैं कि नहीं हमारे जैसा कोई नहीं है, हम शहर में रहते हैं, हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, ये हैं वो हैं, जो लोग सोचते हैं ना, बस आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो मैं आर्मी का तैयारी करने वाला बंदा हूँ। आप लोगों को पता होगा मैं ऐसा नहीं है कि बस तैयारी करने वाला बंदा हूँ, आर्मी के 350 बैच में भी दौड़ मारा हूँ और यहाँ एक्सीलेंट दौड़ मारा हूँ इसी साल, ठीक है ना। तो मेरे भाई दौड़ भी मारा हूँ, पेपर भी निकाला हूँ, NCC भी किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, और देखना यहाँ पर भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर जाएंगे अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि LPG का मुख्य घटक है, ये देखो GD 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना।
एलपीजी का मुख्य घटक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन है। तो इसका राइट आंसर आपका ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। ब्यूटेन इज राइट आंसर। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपका ब्यूटेन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हीरा हो जाएगा, ठीक है ना। कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच को काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु क्या मिलाया जाता है? रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु क्या मिलाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु क्या मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटों को किस वर्ग में रखा गया है? तो कीटों को किस वर्ग में रखा गया है? आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और मोलस्का और सिलट्रेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा इज राइट आंसर। कीटों को किस वर्ग में रखा गया है? तो कीटों को आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग का मात्रक होता है। तो वेग का मात्रक क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड और न्यूटन प्रति मीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। वेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। अभी शिवम सर आ रहे हैं मैथ पढ़ाने के लिए। मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि मतलब मेरा जो एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस कैरियर, जितना लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग मॉक टेस्ट लिए हैं, तो मॉक टेस्ट में जो पहला वाला टेस्ट सीरीज है ना, वो टेस्ट सीरीज वाला जितना उसमें प्रश्न डाला गया है वही सारा प्रश्न सर जी कराएंगे, ठीक है ना। तो अभी सर पूरा मैथ करा दे रहे हैं, उसके बाद से फिर मैं आप लोग को रीजनिंग का प्रश्न कराऊंगा। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि जितने लोग टेस्ट सीरीज परचेज किए हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि उसका सलूशन आप लोगों को लाइव मिलेगा, ठीक, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में, ठीक है। टेस्ट सीरीज 1 का ये पहला सेट है और पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यह है कि √64 माइनस √36, √64 सबको पता होगा किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है? 8 का। किसका है? आठ का, तो यहाँ 8 लिख दिए हैं। और 36 किसका है? 6 का। बीच में माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाए। 8 में से 6 घटा 2, ठीक। और ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? बी फॉर बाहुबली, ठीक है। आराम से आप लोग कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक रेजिमेंट में 45% सैनिक कमांडर है। 45% क्या है? सैनिक कमांडर है। यदि कमांडो की संख्या 67-50 है तो रेजिमेंट में सैनिकों की कुल संख्या। अच्छा, जो दिया है वहीं से शुरू करेंगे। मैथ का ये देख लीजिए, जो दिया रहता है वहां से शुरू करेंगे। हमें क्या दिया है? 45% दिया है, 45%। और इसके बराबर क्या दिया है? दिया है 67-50। तो हमें 1% निकालेंगे। 1% बराबर 67-50 बट्टे 45। यह 45 कहाँ है? इसके नीचे आएगा, ठीक। अब आप देखिए, यदि हम इसे क्या करें, 9 से काट दे तो 9 पचे 45, और इसको 9 से काटे तो 9 सते 63, बचा क्या? 4, 45, 9 पचे 45 और 0 है तो 0, फिर 5 से काट दे तो 15 पचे 75। तो हमें मिला क्या? 1% बराबर 150। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ देखिए, कुल संख्या मतलब क्या? 100%। कुल जो भी कहे तो क्या होता है? 100%। तो यहाँ लिखेंगे 100%। तो हम क्या देख रहे हैं? इधर 100 का गुणा किया, उधर भी 100 का गुणा करेंगे। तो लो भाई, इधर भी कर दिए 0 और 2 0 इधर भी बढ़ गया।
इस तरह से आ गया हमारा 15,000 और 15,000 ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है। क्लियर, आगे बढ़िए। 0.9 का वर्गमूल, ठीक, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बहुत आसान जान के तुरंत इसे मार देते हैं या इसे मार देते हैं, लेकिन ये दोनों गलत है, हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, सपोज के लिए 0.3 मारे हैं तो जाहिर सी बात है यदि अंडरवुड में लिखेंगे तो 0.3 इंटू 0.3 लिखेंगे, जब इसका पेयर बन जाएगा तो निकालेंगे तो 0.3 तब मारेंगे, तो क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अंडरवुड 0.09 ऐसे आएगा। यदि यह सवाल आता तब यह आंसर होता, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया, 0.9 दे दिया है, तो इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको हम क्या निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे 0.9। ठीक, अब देखिए दशमलव के बाद हमेशा जोड़ा अंक चाहिए, तो एक 0 बढ़ा लेंगे, तो अब जोड़ा पेयर मिल गया, पेयर मिल गया, तो अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 9 81, तो यहाँ 81 लिखेंगे और क्या करेंगे, घटा देंगे, 10 में से 1 घटा 9 और यह कैंसिल। ठीक, अब फिर जब भी बढ़ाएंगे, जब भी हम दशमलव बढ़ाएंगे तो हमेशा दशमलव के बाद जब भी बढ़ाते हैं डबल अंक बढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि बताएं कि पेयर चाहिए, तो 2 अंक बढ़ाएं और इसे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 9 9 18। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार ले जाएंगे तो 4 इसका इसमें गुणा कर दे, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 4 बटे 32 1 33 के 3 हासिल 3 4 कदम 4 और 3 7। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे 4 4 8 8 और 1 188 इधर हो गया। अब इसको में घटाएंगे, 10 में से 6 घटा 4, 9 9 में से 3 घटा 6, 8 में से 7 घटा 1 164। फिर 2 अंक बढ़ाएंगे और यहाँ 4, तो हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि पूरा करें, देख रहे हैं 0.94948 आएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, अपना आंसर टिक कर लेंगे, लेकिन इन दोनों को कभी नहीं करेंगे, यह गलत है। ठीक है बाबू, आगे देखिए, कर 12 15 तथा 45 का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा पूछ रहा है, मौसा मतलब ऐसी संख्या जिससे तीनों संख्या पूरी पूरी कट जाए, तो सीधा सीधा देख लीजिए ऐसी संख्या कौन है, 12 है 15 है और 45 है, तो एक 3 ही संख्या है जिससे पूरा पूरा सभी कट जाएगा, 3 चौको 12 3 5 15 और 3 एक 3 और 3 3 एक 3 एक दिया तो 15 3 5 15। तो हम देख रहे हैं 3 जो है 3 से पूरा पूरा सभी संख्याएं कट जाएगी, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे 4 5 15 कट जाए, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, अनुपात, अनुपात का एक कंसेप्ट तैयार कर लीजिए। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए, यह हमेशा आप लोगों से मिलेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, जो पूछ रहा है उसे हम लिख लिए, A अनुपात B अनुपात C लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखने के बाद देखिए A अनुपात B कितना दिया है, 3 अनुपात 4 जो दिया है। अब इसके बगल में जगह खाली है बाबू, है 5 है ना, तो वहाँ बगल में जो खाली रहता है उसको वही से बैठाते हैं, कह सकते हैं कि इसका हम शकल को बैठा दिए 5, ये अपने पास से हम लोग करेंगे। ठीक, फिर क्या दिया है, B अनुपात C कितना दिया है, 4 अनुपात 7, हम लिख दिए 4 अनुपात 7। अब किसके बगल में खाली है, 4 के, तो किसको बैठाएंगे, 4 को ही बैठाएंगे, तो यहाँ 4 बैठा दिए। अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो देखिए इसका गुणा कीजिए, 4 तिया 12 4 5 20 5 7 35, यह हमारा अनुपात हो गया 12 20 और 35, और ऑप्शन नंबर हमारा दिख रहा है कौन सा, 4 नंबर। क्लियर, ये कंसेप्ट तैयार रखिएगा, जो भी पूछेगा जिसके बगल में जो खड़ा रहे जगह बाकी रहेगा उसी को भरेंगे और तुरंत आ जाएगा आंसर। क्लियर, आगे देखिए, कर प्राकृतिक संख्याओं में किस अंक से शुरू किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या देखिए हम लोग पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम गिनने में यूज करते हैं। यही बाबू, जिस संख्या को गिनने में हम यूज करते हैं। गिनते किससे हैं, कभी 0 से गिने हैं, कभी गिने हैं नहीं, कोई भी वस्तु गिनेंगे तो कहेंगे 1 2 3, तो हमारा क्या हो गया 1, -1 तो होगा ही नहीं, 10 तो कभी होगा नहीं, तो हमारा 1 ऑप्शन नंबर B सही है। क्लियर, आगे देखिए, कह रहा है एक वर्ग जिसकी भुजा 5 मीटर है, इसकी
परिमिति बताइए, परिमिति कहे या परिमाप कहे या परिधि कहे, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। कुछ भी परीक्षा में घुमाने के लिए आप लोगों को दे सकता है, तो आप लोग इसमें भ्रमित मत होइएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, एक वर्ग जिसकी भुजा 5 मीटर है, वर्ग की भुजा क्या है 5 मीटर, तो परिमाप बताइए। वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा क्या होती है बराबर, तो वर्ग की कुल कितनी भुजा होंगी 4, यही है आपका वर्ग। देखिए वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। अब यह है 5, तो ये भी होगा 5, ये भी होगा 5 और ये भी तो 5 10 15 20, तो ऑप्शन में क्या है 20 मीटर पहला है। सीधा सीधा सबको क्या करेंगे 5 धन 5 धन 5 धन 5 जोड़ के हम क्या करेंगे 20 कर लेंगे, मीटर है तो मीटर 20 मीटर। क्लियर। आगे देखिए कह रहे 4 और 16 का तृतीय अनुपात। देखिए जब फर्स्ट पेपर सॉल्व करा रहे थे पहला प्रश्न सेट, तो उसमें लिखवाए थे प्रथम अनुपात, मध्यम अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, कहते चारों में से एक फंसेगा। और देखिए फिर यहाँ आ गया तृतीय अनुपात, जैसे यहाँ बताए थे ए और बी का तृतीय अनुपात होता है b²/a। अब b की जगह क्या दिया है 16, स्क्वायर है तो 2 बार 16 कर देंगे, अब बट्टे a 4 है तो 4, हम देख रहे हैं 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जा रहा है डी सही हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लग रहा है और नहीं से अच्छे से समझा रहे हैं तो और धीमा समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। क्लियर। अब कह रहा है एक वस्तु को 85 रुपए के बजाय 93 में बेचने पर 20% अधिक लाभ होता है। अच्छा 20% के बराबर क्या होगा, 20% लाभ के बराबर क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा वही 20% होगा। तो 93 में बेच दे रहा है, 93 माइनस 85, तो 20% बराबर कितना हो गया 8। 13 में से 5 घटेगा तो 8 ही बचेगा और 8 से 8। हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 20 में कितना गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा 5 का, तो क्या हो गया 20 गुणे 5, तो 5 का इधर भी गुणा करेंगे 8 गुणे 5, तो यही हो गया 100% बराबर 8 पचे 40 रुपए, मतलब 40 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। क्लियर। आगे देखिए कह रहा है एक वस्तु को 660 है, देखिएगा 660 है, 660 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा हमें क्या दिया है विक्रय मूल्य दे दिया है, क्या दे दिया बाबू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है 660 रुपए दिया है। लाभ कितना हो रहा है 10%। अच्छा लाभ निकालते हैं तो क्या निकालते हैं क्रय मूल्य। एक मिनट, इसको आसान करने के लिए क्या मान लीजिए, एग्जाम में हम मानेंगे नहीं, मान के लिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूं। मान लीजिए माना क्रय मूल्य या सीपी बराबर x। अब x मान लिए तो क्या करेंगे क्रय मूल्य हमारा x हो गया, तो लाभ निकालेंगे तो क्रय मूल्य अगुणे 10% या 10/100 लिख सकते हैं परसेंटेज को, 0 से 0 कट गया, लाभ क्या हो गया x/10 हो गया बाबू। अब देखिए यह लाभ हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्या पढ़े हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही होता है। क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ दें तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य देखिए सीधा सीधा दिया है 660, क्रय मूल्य x है, लाभ कितना है x/10। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 660 रहेगा बाबू, इसका लेंगे तो 10x धन x/10, 10 और 1 11,
तो 660 11x/10 10 ऊपर जाएगा और 11 नीचे, तो x बराबर यही हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं x इज इक्वल टू, देखिएगा 660 गुणे 10/11, तो 11 छके 66, तो x बराबर क्या हो गया 6 1 0 1 0 2 0 600 हो रहा है। और ऑप्शन नंबर हमारा बी दिख रहा है। क्लियर? तो इस तरह से कैरेमूल मान के हम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है एक त्रिभुज की 3 कोण 3:4:5 में है, तो त्रिभुज के कोण क्रमशः कितने अंश होंगे। अच्छा, कोई भी त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग कितना पढ़े हैं 180, तो हम योग कर लेंगे अनुपात का। अनुपात दिया ना, तो 3 अनुपात रेशियो है, आर मतलब रेशियो, प्लस 4 अनुपात प्लस 5 अनुपात बराबर 180। अब बताइए, यह अनुपात है, सभी अनुपात को हम जोड़ सकते हैं, 180 के बराबर होगा, तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 12 12 अनुपात बराबर क्या हो गया 180। अब काट दिए 12 से, तो देखिए 12 का नम 12, 1 बचा 6 60, 12 पचे 60, एक रेशियो बराबर कितना हो गया 15। तो हमारा अनुपात निकालना है, कोण निकालना है, तो लिखेंगे कोणों का अनुपात क्या हो जाएगा, दिया है 3 आर, 3 आर का मान कितना है 15, तो 3 गुणे 15 अनुपात 4 गुणे 15 अनुपात 5 गुणे 15, यह अनुपात हो गया। ठीक, 15 तिया 45 अनुपात 15 चौको 60 अनुपात 15 पचे 75, तो 45 60 और 75 का अनुपात एकदम पहला पहला हमें मिल रहा है, तो यह पहला क्लियर। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, ये नहीं कि चलते में वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा, उससे आएगा नहीं बाबू। ठीक है, तो जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, साथ करेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर दे सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सीखिए इसका। इसका कंसेप्ट यह है कि मैन या मोहन डे दिन घंटा कितना घंटा काम करेगा, वर्क जो होगा वह इज इक्वल टू, फिर आदमी दिन घंटा और वर्क, यह हमारा फार्मूला है मेन। ठीक है, अब इस फार्मूले पे जो भी रखेंगे आराम से हमारा आता चला जाएगा। सवाल पढ़िए, कुछ नहीं है, कह रहा है 16 आदमी, तो पहले 16 आदमी रख दिए, गुणे कितना घंटा 14 घंटा, इतना हावर्स। ठीक, काम करके 12 दिन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम दिया नहीं तो डब्लू मान लिया। अब देखिए फिर कर रहा है 28 आदमी, तो यहाँ क्या कर दिए 28 आदमी कितना दिन काम करेगा नहीं मालूम, लेकिन घंटा दिया है कितना 12 घंटा, कितना दिन काम करेगा यही निकालना है। कार्य क्या है वही, देखिए कर रहा है किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 28 आदमी 12 घंटे काम करके उसी कार्य को, यहाँ देखिए उसी कार्य को, मतलब क्या है कार्य दोनों सेम है, उसी कार्य को, तो कार्य से कार्य कट गया। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से 12 से 12 कट गया, 14 दूना 28, हाई 2 से 16 कट गया, कितना 8 बार में, तो सीधा सीधा हमारा इधर बचा डी और इधर बचा 8 दिन, तो यही 8 डेज हो जाएगा और यही आंसर। और ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी नंबर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएगा, यही ना है। तो देखिए 5% दिया है बाबू, 5% को हम लिख सकते हैं 1/5 को
20, यही ना हो गया। 1/20 लिख सकते हैं। अब 20 हमारा क्या है, मूलधन है, और ब्याज कितना हो जाएगा, जुट के एक जुट जाएगा, तो 20 में एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 21। तो यह 21/20 हमारा इधर मूलधन हो गया। लेकिन मूलधन हमारा वास्तविक कितना दिया है, 800 दिया है, ठीक। और कितना हो जा रहा है, 800 से 882 हो जा रहा है, यही ना, 800 से 882 हो जा रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 800 से 882, 2 से हम काट दिए हैं तो यह 400 हो गया। 2 से इसे काटे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4, 4 और 1। तो हम देख रहे हैं 21/20, इसके पावर n चढ़ा लिए, और इसके पावर 21, 441 21 का वर्ग है, 420 का वर्ग है, और इसके पावर 2 चढ़ा लिए। बेस जब समान रहता है तो घातों की क्या करते हैं, तुलना करके 2 निकाल लेंगे। क्लियर, इस तरह सिंपल निकाल लेंगे। और यदि नहीं चाहते हैं तो फार्मूला से तो लंबा होगा, ऐसे निकालेंगे, A = P1 + R/100 अब पूरे का पावर n। तो इसे ऐसे ले देंगे A/P, ठीक, 100 + R/100 अब पूरे का पावर n। इस फार्मूले पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस पे लगाएंगे थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है। यही किया हूँ बेसिक से ही, लेकिन बस आप लोग समझना है क्या किया हूँ, A/P यहाँ लिख के सीधे कर दिया हूँ, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उस संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, 7 क्रमागत, 7 क्या है, सम एक विषम है, विषम है। तो 7 क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, देखिए, एक मान लिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, तीसरा क्या होगा x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। देखिए 7 है कि नहीं, यह देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी, छठवीं और सातवीं, ये 7 संख्या हो गए। जब भी हमसे 7 संख्या, जब भी विषम पूछे तो बहुत ही आसान है, विषम पूछे तो 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, ठीक है। बचा क्या बीच में, x + 3, तो x + 3 के बराबर हमारा औसत हो जाएगा 20। तो x बराबर क्या हो गया, 20 - 3, तो x बराबर क्या हो गया, 20 में से 3 घटा 17। यह x की वैल्यू हो गई। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो हमें सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, 7वां से बड़ा कोई होगा, 7वां होगा। तो 7वां में x की जगह पे 17 अधन 6, 17 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 13 का 3 1 1 2 23, और 23 ऑप्शन नंबर हमारा बी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक से करेंगे हमेशा, जब भी सम विषम गिन लेंगे, अगर विषम रहेगा सम रहेगा तो 2 को जोड़ कर आधा कर लेंगे, वहाँ आधा कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखिए अभाज्य संख्या आपको लोग लिखवाए थे, अब कह रहा है 5 प्रथम कह रहा है, तो प्रथम अभाज्य संख्या बताए थे 2 होगा, उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से 7, उसके बाद से 11। यह 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अब बट्टे औसत बराबर क्या पढ़े हैं, पदों की योग बट्टे पदों की संख्या, तो 5 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 3 2 5, 5 10, ठीक, 10 10 20 और 8 28, 28 बट्टे 5, 5 से भाग दिया तो 5 तिहाई 5 5 25, बचा के ना 3 30, 5 6 30, तो 5.6 और 5.6 इसमें ऑप्शन कोई नहीं, हाँ यहाँ दिया है नन ऑफ दीज, ठीक, तो नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से नन ऑफ दीज कर लेंगे, ठीक। अब एक बात और सुन लीजिए, यदि आप लोगों को मैथ में जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए एक और ला रहा हूँ जो सिलेबस का नहीं है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, उसे कहते हैं बेसिक, बिल्कुल 0 लेवल से जोड़ घटाना गुणा भाग। ये 20 मिनट का वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा इसे। जिन भाइयों का एकदम 0 लेवल से, जिसको मैथ देख के डर लगता है, मैथ का क्वेश्चन देख के स्किप कर देता है, वह जरूर देख लेगा, फिर उसके बाद कभी उसको स्किप नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है,
ठीक, शाम को 7 बजे आएंगे, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा वीडियो। क्लियर, थैंक यू। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। हम रीजनिंग को भी पूरा एकदम खतरनाक तरीके से जानेंगे, ठीक है ना। आज आप लोगों को मैथ पढ़ने में एकदम मजा आ गया होगा, जीके जीएस पढ़ने में भी मजा आ गया होगा, तो आगे इससे भी मजा आएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, बस आप लोगों को जुड़े रहना है। आपका रीजनिंग का प्रश्न है कि प्रिंस पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रिंस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये दिशा वाला प्रश्न है। दो तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा, एक तो मैं डायग्राम बनाकर बताऊंगा जो थोड़ा सा हार्ड है, और एक मैं आप लोगों को इतना आसानी से बता दूंगा कि ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ना लगा पाओ, कितना भी कमजोर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से इस पर दिमाग लगाओ। बोल रहा है कि प्रिंस पहले आप लोग देख लो, यहाँ ऊपर आपका उत्तर होता है, ठीक है ना। कहीं भी आप बैठे हो, अगर दिशा वाला चित्र बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, तो ऊपर आप लोग को उत्तर बना देना है। अब मान लो ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण होगा, इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर उत्तर है तो उधर दक्षिण हो जाएगा, ऊपर उत्तर है तो नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और उत्तर से राइट साइड में, मतलब दाहिना साइड में पूरब होता है, कभी भी उत्तर से राइट साइड में पूरब होता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे कि राइट इधर है कि इधर है, मतलब दाहिना इधर है कि इधर है। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप यहाँ पर बैठे हो ना, आप अपने सामने कॉपी लेकर बैठे हो, यहाँ गोला बना रहे हो, तो आपका राइट ये है, ठीक है ना, दाहिना आपका ये है, जो आपका दाहिना हाथ है वही दाहिना है। इधर से मैं बना रहा हूं तो मेरा दाहिना इधर हो गया और बायां इधर हो गया, तो उत्तर से दाहिना इधर हो गया, तो इधर आपका पूरब हो गया, ठीक है ना। इधर आपका क्या हो गया, पूरब हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, जब उधर पूरब है तो इधर पश्चिम हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देख लो, बोल रहा है कि प्रिंस पूरब दिशा में, किस दिशा में, पूरब दिशा में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर प्रिंसवा को बैठा देते हैं, ठीक है ना, और ये प्रिंसवा को 20 किलोमीटर पूरब में चला देते हैं। इधर पूरब है ना, तो इधर 20 किलोमीटर चला देते हैं, 20 किलोमीटर पूरब में प्रिंसवा चल गया, ठीक है ना। उसके बाद से वो दाएं मुड़ता है, उसके बाद से दाएं मुड़ता है। एक बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, दाएं बाएं आप लोग देख लो। अब देखो जो घड़ी है ना, यहाँ समझने का कोशिश करना, दाएं बाएं कैसे समझोगे। मान लो ये घड़ी है, तो घड़ी में जैसे कोई भी टाइम होता है तो घड़ी इसी तरह न चलता है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ 4 रहता है, यहाँ 5 रहता है, ऐसे कर करके यहाँ 12 रहता है, यहाँ 11 रहता है, यहाँ 10 रहता है, ऐसे ही रहता है ना। तो घड़ी इस दिशा में चलता है तो वो राइट होता है, ठीक है ना। घड़ी जब ऐसे ही चलता है, क्लॉकवाइज होता है, और जब ऐसे मतलब ऐसे जब चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। 12 पर जैसे यहाँ 12 पर से 11, 11 पर से 10, 10 पर से 9, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। उल्टा को एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे और सीधा को क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो यहाँ पर इसी से देख लेंगे कि दाहिना बायां कौन है। बोल रहा है कि उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो दाएं, घड़ी इस तरह से चलता है ना, घड़ी इस तरह से चलता है ना, तो यहाँ से दायां इस तरह से हो जाएगा नीचे, ठीक है ना, नीचे इस तरह से हो जाएगा। बोल रहा है कि दाएं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ के ही प्रिंसवा 15 किलोमीटर चला। उसके बाद से फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है। देखो दिशा पर ध्यान देना है और मीटर पर ध्यान देना है। बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, तो यहाँ से बाईं किधर मुड़ेगा, यहाँ से बाईं इधर मुड़ेगा, ठीक है ना, इधर नहीं मुड़ेगा। नीचे से जब आप इधर मुड़ा दोगे तो फिर घड़ी इस तरह से चलता है, जब इधर मुड़ा दोगे तो फिर बायां इधर हो जाएगा, दायां हो जाएगा, तो इसलिए इधर हम लोग को बायां मुड़ाना है, ठीक है ना। और बायां मुड़ाकर 20 किलोमीटर प्रिंसवा को चला देना है, ठीक है ना। 20 किलोमीटर ही प्रिंसवा चल दिया, उसके बाद से पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, बाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। अब की तो प्रिंसवा बड़ा चल दिया, 30 किलोमीटर चला, ठीक है ना, 30 किलोमीटर बायां ओर चल दिया। फिर बोला कि अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो जब अंत में बाईं ओर मुड़ेगा ना, तो बाईं इधर हो जाएगा। देखो दाहिना मेरा इधर हो गया, बायां इधर हो गया, तो अब हम देख लेते हैं। बायां ओर मुड़ा प्रिंसवा, बायां ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ से 40 किलोमीटर कहाँ तक आएगा, देखो यहाँ से 20 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, उसके बाद से नीचे देखो फिर 20 किलोमीटर चला है, मतलब यहाँ तक भी आपका 20 किलोमीटर है। तो प्रिंसवा यहाँ से यहाँ तक आएगा 40 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, 40 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है ना।
तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से कितना चला, मतलब 40 किलोमीटर आपका हो गया, 40 किलोमीटर यहाँ तक आपका हो गया, प्रिंसवा 40 किलोमीटर आ गया। अब देखो बोल रहा है कि तो बताइए प्रिंस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो देख लेते हैं, ये जो प्रिंस है यहीं पर है, प्रारंभिक बिंदु इसका यहीं है, तो दिशा तो आप लोगों को पता चल गया, उत्तर है, ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर उत्तर होता है। अब उत्तर हो गया तो भाई उत्तर जब हो गया तो उत्तर 15 किलोमीटर यहाँ से वैसे भी मार सकते हो, लेकिन एक बार देख लो ये 30 किलोमीटर बोला है ना, तो 15 किलोमीटर आपका नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये 15 किलोमीटर यहाँ तक है, यहाँ तक आपका 15 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा। तो ये जो ऊपर है ना, जब इधर 15 किलोमीटर हुआ तो इधर भी 15 किलोमीटर हो जाएगा, ऊपर आपका 15 किलोमीटर हो गया, और किस दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक है ना। तो ये 15 किलोमीटर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग एकदम आसानी से इस प्रश्न को हल कर लोगे, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होगे, ठीक है ना। उसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, ऐसे तो आप लोग करते रह जाओगे, पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट वाला जो बता रहा हूँ उस पर गौर करना, ठीक है ना। चलो देखो, यहाँ पर आपका उत्तर लिख लेना है, ठीक, उत्तर लिख लेना है, फिर आपको पूरब लिख लेना है, उसके बाद से यहाँ पर पूरब लिख लेना है, उसके बाद से आपको क्या लिख लेना है, पूरब लिख लेना है, उसके बाद से आपको दक्षिण लिख लेना है, ठीक है ना, उसके बाद से आपको पश्चिम लिख लेना है, उसके बाद से क्या करना है, देखो बोल रहा है कि प्रिंस पूरब दिशा में, एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण कट जाएगा, पूरब से पश्चिम कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो उत्तर 10 किलोमीटर है, दक्षिण 10 किलोमीटर है, तो दोनों कट जाएगा। अगर उत्तर 20 किलोमीटर है, दक्षिण 10 किलोमीटर है, तो जो 20 किलोमीटर है उसमें से 10 किलोमीटर को घटा देंगे, मतलब बड़े में से छोटे को घटा देंगे। सेम उसी तरह से पूरब से मतलब पश्चिम भी कट जाएगा और घट जाएगा, ठीक है ना, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। प्रिंस पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, ये रहा प्रिंस का पूरब, और ये 20 किलोमीटर चला। अब 20 किलोमीटर का दाहिने इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा, क्योंकि मेरा दाहिने इधर है और मेरा बाएं इधर है, दाहिना हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है। तो बोल रहा है कि चलता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है, मतलब दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा, ठीक है ना। फिर बोला है कि 15 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर यहाँ 15 किलोमीटर चल गया। उसके बाद से बोला कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर से बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, ठीक है ना, इधर आएगा। बोला कि बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, इधर आपका 20 किलोमीटर चला, फिर पुनः बाएं ओर मुड़ता है, फिर एक बार बाएं ओर मुड़ा, और क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलता है। जब एक बार और बाएं ओर मुड़ेगा तो इधर आपका 30 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बोल रहा है 30 किलोमीटर चलता है, अंत में वह फिर बाएं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। ओहो, यहाँ तो बाएं है ही नहीं है, यहाँ तो फिर इधर कुछ है ही नहीं है, तो फिर करना क्या है मेरे भाई, यहाँ जब कुछ नहीं है तो सीधे यहाँ ला देते हैं और 40 किलोमीटर चला देते हैं। बाएं मुड़ा है तो इधर नहीं है, तो फिर इसका बाएं इधर हो जाएगा, 40 किलोमीटर चला। तो बताइए प्रिंस कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो यहाँ पर आपका पूरब कितना हो गया, 20 20 40 है, पूरब आपका 40 हो गया, और पश्चिम भी 40 है। तो मैं आप लोगों से शुरू में ही बोला हूँ, पूरब से पश्चिम कट जाएगा, उत्तर से दक्षिण भी कट जाएगा। अब यहाँ पर दिया है उत्तर दिया है 30 किलोमीटर, दक्षिण दिया है 15 किलोमीटर। अगर समान रहता तो दोनों को काट लेते, अब समान तो है नहीं, उत्तर सबसे ज़्यादा है 30 किलोमीटर है, तो उत्तर में से दक्षिण को घटा लेते हैं, 30 में से 15 जाएगा तो आपका 15 बच जाएगा, और सबसे ज़्यादा आपका उत्तर है तो 15 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा, 15 किलोमीटर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी कूट भाषा में इतना का कूट इतना होगा, तो उसी कूट भाषा में इतना को कितना लिखेंगे। टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका वाई नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका भी रहेगा, इसको आप लोग देख लेना। अब क्या बोला गया है कि किसी कूट भाषा में यहाँ पर बोला गया है टी लिखा गया है, टी लिख देते हैं, यू लिखा गया है, यू लिख देते हैं, फिर बी लिखा गया है, बी लिख देते हैं, उसके बाद से आपका यू लिखा गया है, फिर यू लिख देते हैं, फिर जे लिखा गया है, जे लिख देते हैं, उसके बाद से पी लिखा गया है, पी लिख देते हैं। अब यहाँ पर सेम वो अच्छा है, भी आपका लिखा गया है, उसके बाद से आपका यस लिखा गया है, उसके बाद से आपका डी लिखा गया है, उसके बाद से आपका यस लिखा गया है, फिर यल लिखा गया है, और फिर आपका यन लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, टी कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर, यू आपका कितना नंबर पर आता है, यू आपका 21 नंबर पर आता है, बी आपका 2 नंबर पर आता है, और यू आपका 21 नंबर पर आता है, जे आपका 9 नंबर पर आता है, और पी आपका 16 नंबर पर आ जाता है, ठीक है ना, पी 16 नंबर पर आ जाता है।
उसके बाद से अब यहाँ पर भी कितना नंबर पर आता है, 22 नंबर पर आता है। यस आपका 19 नंबर पर आता है। डी 4 नंबर पर आता है। यस 19 नंबर पर आता है। यल 12 नंबर पर आता है। एन 14 नंबर पर आता है। तो देख लेते हैं क्या किया गया है। ऊपर 20 है, नीचे 22 हो गया है। तो 20 में कितना जोड़ दिया है, 22 हो गया है। 20 में 2 प्लस कर दिए हैं, 22 हो गया है। ऊपर यहाँ पर 21 है, नीचे 19 है। तो 21 में क्या किए हैं, 19 आ गया है। 21 में 2 घटा दिए हैं, 19 आ गया है। ऊपर 2 है, नीचे 4 है। 2 में क्या किए हैं, 4 आ गया है। 2 में 2 जोड़ दिए हैं, 4 आ गया है, ठीक है ना। उसी तरह से ऊपर 21 है, नीचे 19 है। तो 21 में क्या किए हैं कि 19 आ गया, माइनस कर दिए हैं, ठीक है ना। 21 में 2 माइनस कर दिए हैं, यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, ये कुछ नहीं है आपका। तो 19 आ गया है। फिर 9 में यहाँ पर नहीं, यहाँ 10 आएगा, जे 10 नंबर पर आएगा, ठीक है ना। सॉरी, जे आपका 10 नंबर पर आएगा। तो 10 में आपका 2 जोड़ा गया है, 12 आ गया है। उसी तरह से पी में आपका जैसे 16 में आपका 2 घटाया गया है तो 14 आ गया है। तो आगे भी वही कर लेंगे। यहाँ सी है ना, सी आपका 3 नंबर पर आता है। डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ 2 जोड़ा गया है ऊपर वाले अक्षर में। तो सबसे पहले हम लोग 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 नंबर पर आपका ई आता है, ठीक है ना। 5 नंबर पर ई आता है। अब यहीं पर आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। ई दूसरे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो क्या हम चेक करें, इसी को ट्रिक लगा देते हैं। अगर दूसरा कोई ऑप्शन रहता तो चेक करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर इतना को इतना लिखा गया है तो इतना का शब्द आखिरी अंक क्या होगा। देखो फंसा दिया, आखिरी अंक पूछा है, ठीक है ना। आखिरी अंक, इस पर आप लोग ध्यान देना। बोला गया है कि इतना को इतना लिखा गया है तो इतना का आखिरी अंक क्या होगा। अब ये जो लिखा गया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर डी, उसके बाद से डी आपका हो गया। उसके बाद से देखो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। के कितना नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है। 11 का आखिरी अंक 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा गया है। सेम उसी तरह से ही कितना नंबर पर आता है, आखिरी अंक 5 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा, BFIMPT। तो देख लेते हैं क्या होगा, फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पर आपका बी है ना, तो बी आपका 2 नंबर पर आता है। एफ आपका कितना नंबर पर आता है, एफ आपका 6 नंबर पर आता है। आई आपका 9 नंबर पर आता है। फिर एम आपका 13 नंबर पर आ जाता है। उसके बाद से पी आपका 16 नंबर पर आ जाता है। फिर टी आपका 20 नंबर पर आ जाता है, ठीक है ना। टी आपका 20 नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ क्या किया गया है, 2 पर से 6 हो गया है। 2 में 3 जोड़ दिया गया है, 2 में 3 जोड़ा गया है। फिर 6 पर से 9 हो गया है, 6 में 3 जोड़ दिया गया है। फिर 9 पर से 12 हो गया है, 9 में भी 3 जोड़ दिया गया है। नहीं 13 हो गया है। यहाँ लग रहा है टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 करते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक नहीं हुआ है। 9 में 4 जोड़ा गया है तो 13 हो गया है। अब 13 में कितना जोड़ा गया है तो 16 हो गया है। 13 में आपका 3 जोड़ा गया है तो 16 हो गया है, ठीक है ना। और 16 में कितना जोड़ा गया है कि 20 हो गया है। 16 में आपका 4 जोड़ा गया है तो 20 हो गया है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले 3 जोड़ा गया है, उसके बाद से फिर 3 जोड़ा गया है। नहीं, यहाँ पर गलती हो रहा था भाई, सॉरी, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा। मेरा दिमाग में सोच रहा था कि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, काफ़ी दूर वाईफाई कनेक्ट कराने जाना होगा, तो वही सारी चीज़ें चल रहा था। 2 में मतलब 4 जोड़ा गया है यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद से 6 हुआ है, सॉरी। तो 4 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है। तो आगे 3 जोड़ देंगे। अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 पर आपका कौन सा अक्षर आता है, W आता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर W हो जाएगा। प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 38, 34, 40 और 35 है। तो देख लेते हैं ऊपर क्या किया गया है। यहाँ पर आपका 8 है, फिर 14 है, फिर 23 है, फिर 50 है। तो ये जो 8 है क्या किया गया है कि 14 आ गया है। 8 में क्या किया जाएगा कि 14 आ जाएगा। जब भाई 8 में 6 को जोड़ दोगे तो 14 आ जाएगा वैसे, ठीक है ना। 8 में कितना जोड़ दोगे तो 14 आ जाएगा। 8 में 6 जोड़ दोगे तो 14 आ जाएगा। उसके बाद से 14 में क्या किया जाएगा कि 23 आ जाएगा। 14 में क्या किया जाएगा कि 23 आ जाएगा।
14 में अगर 14 26 3 23 है, 14 में अगर हम लोग 9 जोड़ देंगे तो आपका 23 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 23 में क्या किया जाएगा कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, तो देखो यहाँ पर पहले 6 जोड़ा गया है, फिर 9 जोड़ा गया है, तो आगे हम लोग 3 गो मतलब बढ़ा रहा है, तो 9 में 3 बढ़ा देंगे तो 12 हो जाएगा, तो आगे 12 जोड़ देंगे। किस में 12 जोड़ देंगे? 23 में। यहाँ 23 है ना, तो 23 में 12 जोड़ देंगे। अब 23 में आपका 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो आपका 35 हो जाएगा। 35 ऑप्शन में दिया भी है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इतना जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पर 50 दिया है और यहाँ पर 35 आया है ना, तो मान लो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो 6 जोड़े हैं, फिर 9 जोड़े हैं, उसके बाद से यहाँ पर 12 जोड़े हैं, तो उसके बाद से अब 15 जोड़ देते हैं। 15 किस में जोड़ेंगे? 35 आ रहा है तो 35 में जोड़ेंगे, तो 35 में कितना जोड़ेंगे? 15 जोड़ेंगे, तो 5 5 10 के 0, हासिल 1 3 1 4 1 हासिलवा 5 है, तो आपका 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग के मतलब यहाँ पर 50 इसका आ गया है राइट आंसर, तो इसका 35 हो जाएगा, क्योंकि 23 में हम लोग को 12 जोड़ना है, ठीक है ना। अभी आप लोग के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का आप लोगों को क्लास कैसा लगा है फीडबैक जरूर देना, ठीक है ना, और दिन पर दिन सुधरता ही जाएगा, बस आप लोगों के सपोर्ट का ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।